संजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड भाजपा ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने 9 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कोटद्वार से रितु खंडूरी को टिकट दिया गया है। केदारनाथ से शैला रानी रावत को टिकट दिया गया है। हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला को टिकट मिला है। रानीखेत से प्रमोद नैनवाल को टिकट मिला है। झबरेड़ा से राजपाल सिंह को टिकट मिला है, यानी सिटिंग विधायक देशराज कर्णवाल का टिकट कटा है झबरेड़ा से। इसके अलावा अगर बात करें, पिरंकलियर को मनीष सैनी को टिकट दिया गया है। जाकेश्वर से मोहन सिंह मेहरा को टिकट मिला है। लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया है। रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया गया है। तो 9 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। ये दूसरी लिस्ट है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की। 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। कोटद्वार से रितु खंडूरी को टिकट दिया गया है, ये इस लिस्ट में साफ हो गया है। रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। अजीत राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, जो 9 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है, 2 जगहों से तो दिख रहा है कि टिकट काटे गए हैं, झबरेड़ा और कानपुर से। जी बिल्कुल, देखिए, कानपुर नहीं, कानपुर तो चूंकि पिछली वाली लिस्ट में भी आ गया था, लेकिन इस बार एक रुद्रपुर और एक झबरेड़ा, 2 जगह से टिकट काटे गए हैं। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी 68 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, जो 9 आज के बीच में शामिल है। अभी 68 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद 2 सीटें टिहरी और डोईवाला ये रह गई हैं, इन पर प्रत्याशी घोषित किया जाना बाकी है। अभी आज जो 9 प्रत्याशियों की जो सूची आई है, उसमें प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि चूंकि यमकेश्वर से रितु भूषण खंडूरी का नाम काट दिया गया था, वो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं, और चूंकि पार्टी को लगा कि एक ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व पूरे पौड़ी जिले से खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है एक अन्वेषण करने के बाद राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि कोटद्वार बहुत सुरक्षित सीट ब्राह्मण प्रत्याशी के लिए नहीं है, तो एक रस्म अदायगी के लिए ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोटद्वार से रितु खंडूरी का टिकट कर दिया गया है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रितु खंडूरी कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, और उन्होंने इस बात को रखा था कि जब यमकेश्वर से उनका टिकट काट दिया गया है तो कोटद्वार से टिकट दिए जाने का फिर और दूसरा क्या पैमाना हो सकता है। लेकिन फिर भी उनका आज की सूची में नाम है। अब उनकी देखने वाली बात रहेगी कि वो यमकेश्वर से टिकट करने के बाद कोटद्वार से पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ती है या पार्टी के संगठन का काम करने के लिए तैयार है। तो अब केदारनाथ की मैं बात करता हूँ। शैला रानी रावत, चूंकि ये उन विधायकों में थी जो कांग्रेस तोड़कर जो 9 विधायक हरक सिंह रावत और तमाम दूसरे नेताओं के साथ, विजय बहुगुणा के साथ जो लोग आए थे, तब भी ये केदारनाथ की विधायक थी और पिछला ही चुनाव हार गई थी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत पर ही दांव चला है और उन्हीं को केदारनाथ से प्रत्याशी बनाया है। फिर झबरेड़ा से जो देशराज कर्णवाल सिटिंग विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम काट दिया गया है। उनकी जगह पार्टी के पुराने एक नेता है राजपाल सिंह। राजपाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने ये एक मतलब मैसेज देने की कोशिश की है कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। पिरंकलियर चूंकि हरिद्वार जिले की ही एक मुस्लिम बाहुल सीट है, तो वहां से मुनीष सैनी को टिकट दिया गया है ताकि सैनी और दूसरे जातियों के वोटों का ध्रुवीकरण करने के बाद वहां जीत की स्थिति बन सकती होगी। कोटद्वार से, जैसा मैं अभी आपसे जिक्र कर चुका हूँ, रानीखेत एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जहाँ से पिछली बार अजय भट्ट चुनाव हार गए थे, और यहाँ से डिप्टी लीडर अपोजिशन कांग्रेस करण मारा यहाँ से चुनाव है, उन्होंने अजय भट्ट को चुनाव हराया था। लोग कह रहे थे कि अगर अजय भट्ट चुनाव नहीं हारते तो वो मुख्यमंत्री बन गए होते। बिल्कुल, तो तमाम समीकरणों को साथ कर ही ये नई लिस्ट आई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। आगे बढ़ेंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ जाने के ऑफर को ठुकरा दिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि भाजपा को उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को न्योता देना चाहिए जिन्होंने अपने सदस्यों को किसान आंदोलन के दौरान खो दिया। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए भाजपा के ऑफर का जवाब दिया। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बैठक के बाद भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और चुनाव के बाद भी जयंत के लिए संभावनाएं खुली रहेंगी और जाट समाज के लोग जयंत चौधरी को समझाएंगे कि वो भाजपा के साथ आए।
लेकिन भाजपा के इस ऑफर के थोड़ी ही देर बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाने वाले। लेकिन पहले सुनिए क्या था भाजपा का जयंत चौधरी को ऑफर। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के हाथ मिलाने के बाद भाजपा के लिए जाटों को अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों के जाट नेताओं से सीधा संवाद किया और जाट समुदाय से भाजपा पर भरोसा बनाए रखते हुए कहा कि भाजपा और जाटों का संबंध बहुत पुराना है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ही जाटों की असली हितैषी है और जब भी पार्टी जाट समाज के पास पहुंची, देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। ऐसे में भाजपा को भरोसा है कि जाट समाज 2022 में भी भाजपा को निराश नहीं करेगा। दिल्ली में हुई इस बैठक में भाजपा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। देखिए, समाज बहुत बड़ा होता है। मैं सारी बात कहूं तो, लेकिन समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन पूरे समाज की मैं कहूं तो कुछ लोग आए थे, हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी बात रखी, एक संवाद हुआ है, अच्छा संवाद है। हमेशा गृह मंत्री जी हमेशा हमारे समाज को बुलाते हैं और कभी भी चुनाव बात भी करते हैं और हमारा आपस में लाड़ प्यार भी है। जाट आरक्षण को लेकर कुछ आप लोगों ने भरोसा दिया है? नहीं, बात आई थी, उसमें गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, वो आपस कुछ अंदर मीटिंग की है। मुजफ्फरनगर का जिक्र आपने किया सर, नहीं देख सकते साहब, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया। कोई भी हो, चाहे लोकदल का कार्यकर्ता हो, वो भी नहीं चाहता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के बाद दिल्ली पहुंचे जाट नेता भी काफी उत्साहित दिखे। बैठक में जाट आरक्षण के साथ ही जाटों से जुड़े कई मुद्दों पर अमित शाह से आश्वासन मिलने के बाद भाजपा को लेकर जाट नेताओं में गर्मजोशी दिखाई पड़ी। बैठक के बाद बातचीत के दौरान एक जाट नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को चौधरी अमित शाह कहकर संबोधित कर दिया। आरक्षण के बारे में भी बताया कि हमारा जाट आरक्षण भी होना चाहिए। हमने सत्र में पूरा साथ दिया इनका, तो इस वजह से आज हमारा प्रोग्रेस बताई है जी। हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमें। हमारे जाटों को जितना भी हमारा जाट हजारों की संख्या में था, तो सबने विश्वास जता दिया। कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं। अमित शाह जी ने पूरा आश्वासन दिया है, जितनी भी मांगे थी जाटों की उनको पूरा आश्वासन दिया है और जाट हमेशा बीजेपी के साथ था और साथ ही रहेगा। आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार आरक्षण मिल जाएगा? हाँ, आरक्षण बिल्कुल मिलेगा और उन्होंने अपने यहाँ दिल पे हाथ रख के कहा है कि मेरे दिल में है आपकी मांग और इसे पूरी करी जाएगी। आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी। तो आप किस तरीके से प्रचार करेंगे आगे? आगे प्रचार करेंगे। आज एक और नया नाम अमित शाह जी को मिला है, चौधरी अमित शाह जी। जाट समुदाय में शामिल कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल शामिल कर लिए। किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत ने बीपी गंगा के साथ बात की और इशारों में ये दावा किया कि कृषि कानून की वापसी तो हुई है, लेकिन समझौता पूरी तरह लागू नहीं हुआ। ऐसे में सरकार गलत फैसला लेगी तो किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है। कृषि कानून वापस कर लिए गए, तो क्या सरकार ने आपकी बात मान ली? लगभग 13 महीने आंदोलन चला, कानून वापसी हुई, बात कहाँ भी। किसान की तो समस्या ऐसी की ऐसी है। कानून एक बीमारी थी, आने से पहले उसका पता चल गया, उसका कुछ समाधान हुआ, लेकिन जो किसान की समस्या है वो ऐसी की ऐसी अभी है। सरकार अभी बात नहीं कर रही। जो समझौता हुआ था दिल्ली में, वो भी अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल है, आज जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, बीजेपी ने जयंत चौधरी को ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझसे ऑफर नहीं दिया, सीधे किसानों से जो 700 किसान सही हुए उनसे जाकर। अब वो तो पता नहीं भाई किसका क्या गठबंधन क्या है, वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा ये है कि अगर सरकारें गलत फैसले लेगी तो हमारा मूवमेंट और किसान तैयार है।
आज दिल्ली में जो है जाट समुदाय के कुछ लोगों की बैठक हुई थी, तो इसको लेकर क्या है? वो तो जाट महासभा का कोई अध्यक्ष होगा, वो बता पाएगा, मैं तो नहीं। ठीक, तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है आप लोग पर ये जो भी है जिस पार्टी का निर्णय है वो वही जवाब देगा। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एबीपी गंगा से बैठक के बाद खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं आखिर भाजपा इसके जरिए कैसा मास्टर स्ट्रोक चल रही है। जो हमारा समाज है जब भी कहीं बैठता है तो किसान के मुद्दे रखता है, चाहे चौधरी छोटूराम के समय से देख लीजिए, चौधरी छोटूराम हो, चरण सिंह हो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हो, हमेशा किसानों की बात करते हैं और आज भी ज्यादातर मुद्दे खेती और किसान से संबंध में थे। क्या जयंत चौधरी को लेकर भी गृह मंत्री जी ने कोई इशारा किया आप लोगों से? नहीं, उनका कहना ये था कि ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, आम जनता में जो निश्चय हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता, ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। जयंत को लाने की भी कोई कवायद? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, अब चुनाव चल रहा है, उन्होंने लेकिन अपनी बात कही है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में क्या हो सकता है? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि आप लोगों से इशारा किया कि वो गलत रास्ते पर चले गए हैं और हम उनसे कहेंगे कि वो वापस आ जाएं, और समाज भी, आप लोगों का समाज भी ऐसा कुछ प्रयास करेगा कि वो वापस आप लोगों के साथ आएं? भविष्य में क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य तो संभावनाओं का खेल है, क्या पता क्या हो जाए। मतलब उनके लिए रास्ते खुले? देखिए, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है राजनीति में। क्या गिले शिकवे आपने रखे, क्या बातें रखी, कहाँ चूक हो गई कि आज गृह मंत्री को वापस आप लोगों से बात करनी पड़ी? नहीं, 2017 में भी की थी। वो हमेशा बात करते हैं, चुनाव से पहले अलग अलग समाज के लोगों की बैठक करते हैं और अपनी बात सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गिला शिकवा विशेष रूप से था। 2017 में भी चौधरी महेंद्र सिंह के घर पर हम लोग बैठे थे, बहुत से इशू थे, उन पर बात हुई थी, आज भी बैठे, बहुत से इशूज हैं, उन पर बातचीत हुई, उन्होंने आगे भी कहा कि इन इशूज पर आगे बढ़ेंगे। क्या अब वो गिले शिकवे दूर हो गए? अब मानते हैं आप कि 2022 का जो चुनाव है वो 2017 की तरह ही स्मूथ हो जाएगा? अब मुझे लगता है साहब कि समाज साथ में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा, प्रदेश के हित में और राष्ट्र हित में आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान पहुंचा ही रहा है, वोट बैंक तो काट ही रहा है, जाट का बहुत बड़ा तबका उनके साथ भी खड़ा हो रहा है। हो सकता है चुनाव के आते थे हमें वोट देते, जो उनका भी तबका है थोड़ा, हमारा तो हमारे साथ ही, उनका भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे। और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। आखिर जयंत चौधरी को खुला न्योता देने पर उन्होंने खुलकर क्या कहा, आइए अब ये भी सुनिए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के प्रमुख लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए और सबने दिल खोलकर अपनी बात माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी, अपने दुख, दर्द, शिकायतें सभी उन्होंने आज बाहर निकाली और गृह मंत्री जी ने बहुत ध्यान से सबको सुना और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि 7 साल में हमारी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और जाट समाज के लिए क्या क्या काम किए। एक पंचायत के रूप में यहाँ पर माहौल था और सभी ने उसके बाद में हाथ खड़ा करके समर्थन किया कि हम पहले के चुनाव की तरह इस बार और भारी समर्थन से भाजपा का समर्थन करेंगे। जयंत चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज के लोग हैं लेकिन फिर भी वो दूसरी धारा में चले गए, मंत्री जी ने उनको लेकर क्या? जयंत, हम ही सभी, मैं अगर एक समाज के नाते बात करूं तो सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना वो इस समाज को लंबे दौर पे अपना कहीं पर ठीक नहीं खड़ा कर पाएगा और उन्होंने गलत रास्ता चुना और अब तो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, आगे देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। क्या अमित शाह जी ने भी इसका कोई इशारा किया कि इलेक्शन के बाद वो आ सकते हैं आपके साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव? में क्या रहते हैं आंकड़े, ये तो उस पर अपना निर्भर करेगा। अगर जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं तो आप लोग उनको लाने का कुछ प्रयास करेंगे? बात प्रयास की नहीं होती जब तक उनके मन में नहीं आएगा। उनको अपने गणित सारे भिड़ाने हैं, तो अगर उनके गणित सारे पासे ठीक नहीं बैठे तो वो अपने आप आएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि क्या जयंत चौधरी कभी आने वाले समय में आपके साथ खड़े हो सकते हैं या आफ्टर इलेक्शन? क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। कुछ अमित शाह जी ने भी इस तरह आप लोगों से चर्चा की? सारी बातें यहाँ पर खुलकर हुई हैं और वो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। जाट नेताओं और शाह की मुलाकात महज दिखावा है, ये उन्होंने कहा कि मुलाकात करने वाले जाट नेता किसान आंदोलन में नहीं थे।
तो इस पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में इस बार सपा, आरएलडी और आपका जो गठबंधन है वो चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह ने मुलाकात की है, जाट नेताओं को मनाने की कोशिश है। देखिए, मानता वो है जो सुखी होता है। 12 महीने कभी उलट करके भी माननीय गृह मंत्री जी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान अपने हक के लिए बैठे थे, 12 महीने वहां नहीं गए। आज जब किसानों को जरूरत थी तब तो ये नहीं गए, आज इनको जरूरत हुई है। तो जब ये अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री, बड़ी ताकत होती है, इन्होंने यह एहसास किया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है। जिस तरह दिल्ली में भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत पीछे हैं, तो यही माननीय गृह मंत्री जी डोर टू डोर वोट मांगने गए। हश्र क्या हुआ, 3 सीट दिल्ली में जीत पाए। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, लेकिन हश्र हुआ कि मात्र दिल्ली में 3 सीट जीते। ये साबित होता है कि जब उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए, तो उसमें देखने को मिला कि हमारे गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं। ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग ही नहीं, वो गलत ट्रैक पकड़े हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसान शाक्य सैनी माली भी है, प्रजापति पाल कुम्हार नाई भी है, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार भी है, जाट गुजर भी है, मुसलमान भी है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान होता है। तो वो एक जाति को बुला रहे हैं और उसको बुला रहे हैं जो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जाटों ने नहीं लिया? नहीं, उन नेताओं को बुला रहे हैं जो वहां हिस्सा नहीं लिए। सिंह धामी कल खटीमा में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा की जनता ने उन्हें 2 बार पहले भी आशीर्वाद दिया है, इस बार भी खटीमा से उनकी ही जीत हुई। औपचारिक रूप से कल पर्चा भरूंगा, लेकिन सभी से मिल रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पहले भी क्षेत्र से मिलते रहा है, आज तो खटीमा क्षेत्र में महान देवपुर जनता ने सेवा का अवसर मिला, सेवा का अवसर मिला है। जल्दी जल्दी पूरा भरोसा है कि इस बार का चुनाव खटीमा क्षेत्र की जनता ही लड़ेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।